तो आज हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ सिंगल एंड टू कमोडिटीज अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, तो बहुत ध्यान से देख लो। लेट्स बिगिन। टॉपिक की शुरुआत करूंगा मैं थोड़ा सा यूटिलिटी को डिफाइन करते हुए। देखो, यूटिलिटी हमारे पास दो रिस्पेक्ट में डिफाइन हो सकती है। एक होगा कार्डिनल यूटिलिटी और एक होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स कि यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड या यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यूटिलिटी को हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि सपोज मैं दो चीजें कंज्यूम कर रहा हूँ, एप्पल एंड बनाना, तो मैं बताऊंगा कि एप्पल अच्छा है या बनाना अच्छा है, या फर्स्ट प्रेफरेंस एप्पल को, सेकंड बनाना को, फर्स्ट बनाना को, दूसरा एप्पल को। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रैंक्स देते हैं, हम यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं करते नंबर्स में। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड इन नंबर्स, कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किस यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है। अगर मैं एक एक चीज़ प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा? कार्डिनल। अच्छा, यहाँ पे ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसकी देन है, किसका मानना है? मार्शल। और ऑर्डिनल हम लोग किसका कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं? हिक्स एंड एलन। तो अब आप चैप्टर में जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन इन दोनों रिस्पेक्ट में पढ़नी है, कार्डिनल में भी और ऑर्डिनल में भी। अभी करंटली जो हम आज सिनेरियो पढ़ेंगे वो सारा ये वाला पढ़ेंगे, कार्डिनल वाला। इसके बाद चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल वाला और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना कि जितने भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के मैं आज सिचुएशंस पढ़ाऊंगा वो सब पढ़ाऊंगा कार्डिनल यूटिलिटी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऑल्दो कार्डिनल और ऑर्डिनल को लास्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी दो अप्रोचेस में डिफाइन करी जा सकती है। अच्छा, अब देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो अगर आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना हो, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विद हिज लिमिटेड इनकम एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। वो बदलना नहीं चाहता। अब अगर आप कभी भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ले रहे हो तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो प्राइस पेड, कि उसने किसी भी चीज़ के लिए कितना पैसा दिया है। दूसरा, उससे मिलने वाला एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, जितना जितना भी वो कंज्यूम करता जाएगा तो उससे एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, MU, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन MU ही होता है। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के आपको पता है, अगर हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिफाइन करना हो तो इसको दो रिस्पेक्ट में डिफाइन करा जा सकता है, सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटीज। सिंगल और टू कमोडिटीज क्या होता है? सिंगल कमोडिटी होता है अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम, वो जो भी कमा रहा है, वो एक कमोडिटी पे लगा रहा है। और टू कमोडिटी क्या होता है? अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम दो कमोडिटीज पे लगा रहा है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला केस, सिंगल कमोडिटी केस। तो इसके लिए एक चीज समझो कि अगर एक कंज्यूमर खर्चा कर रहा है तो इक्विलिब्रियम उसका दो चीज़ों पे डिफाइन करेगा। एक तो प्राइस पेड, कि वो कितना पेमेंट कर रहा है, और दूसरा उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आम शब्दों में बोलूँ तो आप लोग कोई मूवी देख के आते हो तो बोलते हो ना कि यार पैसा वसूल हो गया, मज़ा आ गया पिक्चर देख के। वो क्या, क्यों बोलते हो? वो इसीलिए बोलते हो कि हमने जो पेमेंट करा है, जो प्राइस करा है, उससे एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन मुझे मिल गया, जो उम्मीद थी मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो ये कहा जाता है कि अगर सपोज कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो अगर उसका जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है MUX इक्विवेलेंट आ जाए प्राइस ऑफ एक्स के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन किसके इक्वल है? प्राइस पेड के। तो यार मुझे लगेगा कि हाँ पैसा वसूल है, मज़ा आ गया किसी चीज़ को लेके। अब इस सिचुएशन को कंज्यूमर नहीं बदलना चाहेगा। आप सोचो कि आपने किसी चीज़ का पेमेंट करा और आपको लगा कि वर्दी है, मज़ा आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है इस चीज़ का, ना ज़्यादा है ना कम है। तो उस सिचुएशन को कंज्यूमर नहीं चेंज करना चाहता, कंज्यूमर ज़्यादा भी पे नहीं करना चाहता, और कंज्यूमर का अगर सेटिस्फैक्शन कम है तो वो उस चीज़ को लेगा भी नहीं। तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई कि जो प्राइस है ये तो मनी की टर्म्स में होता है, और जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। एक एक्सपेक्टेड, हमने एक इमेजिनरी यूनिट बनाई है कार्डिनल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटिल्स। क्योंकि कार्डिनल अप्रोच में क्या बोला जाता है कि यूटिलिटी को डिफाइन करा जाएगा, तो उसके लिए कोई यूनिट तो होनी चाहिए भाई। वेट के लिए केजी होता है, मिल्क के लिए लीटर होता है, तो यूटिलिटी का भी कोई यूनिट होना चाहिए। तो एक इमेजिनरी यूनिट बनाई है यूटिल्स। अब आप सोचो कि क्या दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करा जा सकता है जो अलग अलग यूनिट्स में है? नहीं करा जा सकता। तो वहाँ क्या करा गया? वहाँ पे कहा गया कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड
इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको पैसे की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो अगर पैसे की टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे निकलेगा? तो आपको ध्यान रखना है, आपको रखना है मार्जिनल यूटिलिटी, इसको डिवाइड कर दो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से इसको डिवाइड कर दो। इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ कि MUX को डिवाइड कर दो MUM से। MUM का मतलब क्या है कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि 1 रुपये से या आप ये कह लो कि 1 रुपीज़ में कितनी यूटिलिटी मिल रही है, एक तरीके से ऐसे डिफाइन करना। तो MUX अपॉन MUM करके हमारे पास ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी हो गया और ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया किस टर्म्स में? इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि कंडीशन ये बन जाती है कि MUX डिवाइड बाय MUM शुड बी इक्वल टू PX। ये हमारा इक्वेशन का बनता है। लेकिन अगर आप ये डिवाइड करने के बाद इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही लिखना चाहो तो आप दोबारा से इसी सिचुएशन में लिख सकते हो कि MUX शुड बी इक्वल टू PX। कंडीशन ये दोनों किस टर्म्स में होने चाहिए? मनी की टर्म्स में होने चाहिए, समझे? तो आप एग्जाम में जब लिख के आओगे तो आप एग्जामिनेशन में कंडीशन यही लिख के आना और उसके नीचे ब्रैकेट्स में मेंशन कर देना कि MU इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इस तरीके से शो कर देना, समझे? अब एक चीज समझो, ये हमने मनी को, यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हमें एक कंडीशन मिल गई। क्या कंडीशन मिली कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब MUX इक्वल होगा PX के, यानी जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो प्राइस पेड के इक्विवेलेंट है, पैसा वसूल, समझे? अब इसमें एक सिनारियो आता है कि अगर MUX ग्रेटर देन PX हुआ तो क्या होगा? अगर जो सेटिस्फैक्शन है वो प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? हाउ विल अ कंज्यूमर रिएक्ट? दिमाग लगाओ, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और प्राइस कम दे आ रहा हूँ, यानी मुझे कोई चीज़ सस्ती लग रही है और मुझे उससे सेटिस्फैक्शन खूब मिल रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा कंज्यूम करूँगा या कम कंज्यूम करूँगा? सोचो कि मैं मार्केट लेके आया, मुझे लगा यार बढ़िया चीज़ है, 5 रुपये की, 5 रुपये में 6 महीने चलता है, क्या बढ़िया चीज़ है, तो मैं इसको कम कंज्यूम करूँ या ज़्यादा कंज्यूम करूँ? मैं इसका कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। इस सिचुएशन में अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा। अब आप सोचो अगर कंजम्पशन बढ़ा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा तो सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा। भाई जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे, कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा 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 होती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा और ये कम होता होता कहाँ पे आ जाएगा? वापस से इक्वल पे, क्योंकि ये बढ़ा हुआ था ना, कम होके इक्वल पे आ जाएगा। अब जैसे ही इक्वल पे आया कंज्यूमर वहाँ पे रुक जाएगा, कंज्यूमर बोलेगा कि ये मेरा बस इक्विलिब्रियम है। समझ में आया पॉइंट? तो अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है तो कंजम्पशन को बढ़ाना शुरू कर दो, कंजम्पशन बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन गिरेगा, सेटिस्फैक्शन गिरता गिरता कहाँ पे लाके रुकेगा? इक्वल पे। एक केस और आ जाता है, अगर MUX लेस देन PX हो तो क्या होगा? अगर MUX लेस देन PX हो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कीमत ज़्यादा देनी पड़ रही है, पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, हमें कोई चीज़ महंगी लग रही है। अब अगर आपको कोई चीज़ महंगी लग रही है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली कंजम्पशन कम करोगे। भाई मुझे अगर कोई चीज़ महंगी लगेगी तो मैं उसको लेना छोड़ दूंगा, महंगी लग रही है। कंजम्पशन अगर कम हो गया फिर DMU लगेगा, तो सेटिस्फैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंजम्पशन कम होगा तो सेटिस्फैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस बार ये बढ़ेगा तो बढ़ता बढ़ता फिर कहाँ पे आके रुकेगा? इक्वल पे। यही सिंगल कमोडिटी अप्रोच है, बहुत सिंपल। बस ध्यान रखना है कि आपको आना कहाँ पे है, अल्टीमेटली इस कंडीशन पे आना है। अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है कंजम्पशन बढ़ा लो, सेटिस्फैक्शन कम है तो कंजम्पशन गिरा दो, समझे? इसके अंदर ध्यान रखना, कई बार आता है कि इसके एजम्पशंस लिखो, तो क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता है तो लॉ ऑफ DMU वाले जितने भी एजम्पशंस हैं वो सभी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के भी एजम्पशंस हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल अप्रोच। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाना हो, अगर आपको इसका कर्व दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? देखो, ये हटा रहा हूँ मैं, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, सबसे पहले एक इमेजिनरी, जिसमें सबसे पहले मैं यूनिट्स ले लेता हूँ। यूनिट्स ले लेते हैं हम x की यूनिट्स लेते हैं जिनका हमने कंजम्पशन करना है। यूनिट्स ले लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्राइस ऑफ x ले लो, प्राइस ऑफ x ले लो 10, प्राइस हमने 10 ले लिया। अब लेते हैं हम इससे मिलने वाला एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। MU कितना कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना कितना आ रहा है? 20 16 10 20 16 10 4 0 -6। आपको बताइए कि MU नेगेटिव होता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो MU है ये यूटिल्स में है, ये किस में है?
यूटिल्स में है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मुझे यहाँ पे MUX डिवाइड बाय MUM करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लगाना पड़ेगा। अब ये कहा जाता है कि हर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन तो अलग अलग मिलता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक कंज्यूमर खुद डिफाइन कर दे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक कंज्यूमर खुद डिफाइन कर दे। अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि 1 रुपी से 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। 1 रुपया मैंने किसके बराबर ले लिया? 1 यूटिल के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 20 यूटिल्स हैं तो 20 ये हो गया हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 1, तो ये 20 आ गया। यहाँ पे 16 बाय 1 16, 10 बाय 1 10, 4 बाय 1 4, 0 बाय 1 0, -6 बाय 1 -6। इसको हमने अब कन्वर्ट कर लिया अल्टीमेटली किसके अंदर, एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के रिस्पेक्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस ये मेरा अल्टीमेटली, अब मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख सकता हूँ MUX इन मनी, ये मनी की टर्म्स में हो गया। अब बस कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि PX 10 है और यहाँ पे MUX भी 10 है, तो थर्ड यूनिट पे MUX इज इक्वल टू PX आ गया। इसके ऊपर देखो MUX ज़्यादा है और PX कम है, MUX इज ग्रेटर देन PX, तो ये कंजम्पशन बढ़ाएगा, जैसे जैसे बढ़ाएगा तो सेटिस्फैक्शन कम होगा, यहाँ आके रुक जाएगा, समझ रहे हो। और इसके नीचे MUX इज लेस देन PX, ये देखो कम है, तो ये कंजम्पशन ऊपर की तरफ लेके चलेगा, कम करेगा तो यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल। अगर आपको इसका कर्व बनाना हो तो आपको इसका कर्व कैसे बनाना है, यही नीचे बना देता हूँ, क्योंकि कर्व में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। इस तरीके से इसका एक कर्व बनाएंगे। अब ये नेगेटिव पे जा रहा है तो हम लोग को इसको नेगेटिव भी लेके जाना पड़ेगा। नेगेटिव के लिए हम लोग इसको फिर इधर ही ले जाते हैं, यहीं बना लेते हैं, ये हटा रहा हूँ मैं, इसको इधर ही बना लो। ये इधर ले लेंगे हम लोग यूनिट्स, और इधर MUX और उसके साथ साथ PX, ये एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। यूनिट्स हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और इधर ले लेते हैं हम लोग, ये 20 तक ही जा रहा है मैक्सिमम, तो 5 10 15 20। सबसे पहले PX प्लॉट कर लो, तो PX तो सब पे 10 है, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी और 6 पे भी, तो ये तो हो गया हमारा PX प्राइस का कर्व। MUX ले लो, 1 पे 20, 1 पे 20, 2 पे 16 लगभग यहाँ, 3 पे 10 इधर ही आ गया, 4 पे 4, 5 पे 0, 5 पे 0 और 6 पे ये नेगेटिव जाएगा -6, तो लगभग यहाँ। तो हमारा ये इस तरीके से कोई नीचे आता हुआ कर्व बन जाएगा। इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला देना, कुछ इस तरीके से नीचे आता हुआ कर्व बन जाएगा। आप लोग प्रॉपर बनाना स्ट्रेट लाइन स्केल से। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो देखो हमारे पास MUX सीधा नीचे आता हुआ बन रहा है और PX ये है। MUX PX कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX है। दिस पॉइंट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कर्व बनाने के लिए जनरली आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन अगर आप बना के दिखाना चाहो तो आप बना सकते हो। सिंगल कमोडिटी के केस में आपको कुछ नहीं करना, MUX को इक्विवेलेंट दिखाना है किसके? PX के। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टू कमोडिटी अप्रोच में क्या है। इसकी दो अप्रोचेज हैं, ये नोट डाउन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। टू कमोडिटी अप्रोच, अब अगर मैं बात करूं टू कमोडिटी अप्रोच की, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है दो कमोडिटीज पे। इस बार वो कितनी कमोडिटीज पे खर्चा कर रहा है? दो कमोडिटीज पे। तो आप सोचो कि अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं क्या चाहूँगा? मैं चाहूँगा कि यार मुझे दोनों में बढ़िया सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक में ज़्यादा दूसरे में कम या दूसरे में ज़्यादा पहले में कम, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए दोनों में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं दो कमोडिटीज़ कंज्यूम करता हूँ, सपोज एक्स और वाई, कितनी कमोडिटीज़ कंज्यूम करता हूँ? एक एक्स और एक वाई।
अब देखो अगर मैं x की बात करूं तो x के लिए सिंगल कमोडिटी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, MUX डिवाइड बाय MUM इज इक्वल टू PX। ये x के लिए हो गया। और अगर y की बात करूं सिंगल कमोडिटी के तौर पे तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम पे कब होऊंगा, MUY डिवाइड बाय MUM इज इक्वल टू PY। क्या मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM और MUY अपॉन MUM इज अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपैरिजन कर दो, इक्विवेलेंट रख दो, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये बेसिक कंडीशन ये निकल आती है। बेसिक कंडीशन क्या निकल के आती है, अगर हम इन दोनों कंडीशंस को आपस में कंपेयर कर दें, अगर हम कंपेयर कर दें तो कंडीशन क्या निकल के आती है, ये यही होती है हमारे पास बेसिक कंडीशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। देखो कहाँ गया मेरा ब्लू पेन, ब्लू मार्कर इज मिसिंग। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को दो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज में यही कंडीशन जस्टिफाई करनी है। क्या कंडीशन आएगी, MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये पार्ट किसको जस्टिफाई कर रहा है, X कमोडिटी को, और ये पार्ट किसको जस्टिफाई कर रहा है, Y कमोडिटी को। यानी एक कंज्यूमर ये चाहता है कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिले वो दोनों में बराबर मिले। ऐसा ना हो कि इसमें ज़्यादा और इसमें कम, गड़बड़ हो जाएगी। एक में ज़्यादा एक में कम, मज़ा क्या आएगा। जब दो पे खर्चा कर रहा हूँ तो दोनों चीज़ों पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो अगर यहाँ पे केस हो जाए ये कि MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, अब कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, ये बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। सोचो, अब आप लोग खुद सोचो, अगर ये MUX अपॉन PX ग्रेटर देन आ रहा है, यानी उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में आ रहा है, X में या Y में? किस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, X और Y? ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है X में। अब सोचो अगर X में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो क्या वो X का कंजम्पशन बढ़ा देगा? भाई कंज्यूमर तो रेशनल है ना, उसको जिसमें ज़्यादा मज़ा आएगा वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो कंजम्पशन बढ़ाएगा, कंजम्पशन बढ़ाएगा तो फिर आ जाएंगे लॉ ऑफ DMU भाई साहब, सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा, और गिरता गिरता कहाँ लेके आना है, इसी कंडीशन पे MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। जब भी आप बुक में लैंग्वेज रीड करोगे यही लिखा होगा, अगर X में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा आ गया तो X का कंजम्पशन बढ़ाओ, X का सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा, और वो गिरता गिरता कहाँ पे लाके रोकेगा, इक्वल पे। समझे? अब एक केस और लास्ट, और आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म। अब लगाओ जरा जल्दी से अपना माइंड चलाओ, MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन PY। भैया ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में है, जल्दी बताओ, Y में। इस बार ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में है, Y में। अब मुझे बताओ अगर Y में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है तो क्या Y का कंजम्पशन बढ़ा दें, Y का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेटिस्फैक्शन कम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU की वजह से। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU की वजह से। और अल्टीमेटली इसका सेटिस्फैक्शन गिरेगा तो फिर से ये कहाँ आके रुकेगा, इक्वल पे। आना कंज्यूमर को यही है, बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY कैसे आई वो भी बताई मैंने आप लोगों को। बस यही होता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो ये होता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल एज वेल एज इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे हमारे चैप्टर में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की तरफ। कार्डिनल यूटिलिटी में आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। कार्डिनल यूटिलिटी में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, यूटिलिटी के बारे में, TU MU AU के बारे में, रिलेशनशिप TU MU का, लॉ ऑफ DMU क्या होता है, उसके असम्पशंस क्या होते हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल एज वेल एज टू कमोडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है टू कमोडिटी वाला, एग्जाम में 100% आएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। समझ में आया? दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऑर्डिनल यूटिलिटी की तरफ चलेंगे, फिर चैप्टर एंडिंग पे जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।